हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जून 2023 का क्वेश्चन पेपर। इस वीडियो में हम केवल 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी के 50 नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों। और साथ ही आपके लिए एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। जिसका कमेंट सबसे पहले आएगा और जो आंसर आपको देना है वो फुल देना है। जैसे ऑप्शन नंबर 1 ये है, जैसे कौशल। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही। और वो क्वेश्चन मैं वीडियो के बीच में पूछूंगा। ठीक है। और आपको उसका आंसर देना है बिल्कुल सही। फर्स्ट कमेंट जो सही आंसर देगा उसको मिलेगा 100 रुपए का कैश। ओके गाइज, तो हम अपना पेपर शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, उकट्ठा और कितागिरी निम्नलिखित में से किस महाजनपद के महत्वपूर्ण शहर हैं? मतलब कि उकाठा एंड कितागिरी वर इंपोर्टेंट टाउन्स लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदास। तो दोस्तों ये जो शहर थे दोनों, उकट्ठा और कितागिरी, ये किसके थे? कौशल महाजनपद के। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। और जो कौशल महाजनपद है, इसकी कैपिटल का क्या नाम है? इसकी कैपिटल दोस्तों श्रावस्ती। श्रावस्ती, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानदसा एंड मानदसा एंड संता बोमल्ली ग्रांट्स वर इशूड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। तो दोस्तों ये कौन सी डायनेस्टीज ने इशू की थी? चालुक्य। चालुक्य डायनेस्टी। और जो चालुक्य डायनेस्टी है, इसके फाउंडर कौन थे? जयसिम्हा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रॉक पेंटिंग्स इन इंडिया वर डिस्कवर्ड बाय। तो दोस्तों मतलब कि भारत में शैल चित्रकला को प्रथमतया किसने खोजा था? तो ये खोजा किसने था? ACL कार्लाइल ने। और कहाँ पे था ये? सोहाई घाट। ये कहाँ पर है? मिर्जापुर में। मिर्जापुर के आसपास के एरिया में, मिर्जापुर यूपी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मिले थे सबसे एंशियंट, मतलब फर्स्ट शैल चित्र, रॉक पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। द महाशीला कंटका एंड रथ मुसल वर सीक्रेट वेपन्स ऑफ वार यूज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि किस शासक के द्वारा महाशील कंटक और रथ मुसल नामक दो गुप्त युद्ध शस्त्र का प्रयोग किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? समुद्रगुप्त के द्वारा। समुद्रगुप्त। और इनको कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following invited Harshvardhana to accept the crown after the death of his brother? मतलब कि निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को उनके भाई की मृत्यु के पश्चात राज्य गद्दी संभालने के लिए आमंत्रित किया? उनके भाई का क्या नाम था दोस्तों? राज्यवर्धन। राज्यवर्धन। ठीक है जी। और शशांक, जो कहाँ का राजा था? गौड़। और देवगुप्त, इनके साथ युद्ध में राज्यवर्धन की डेथ हो गई थी दोस्तों। तो राज्यवर्धन की मौत के बाद हर्षवर्धन को राजगद्दी का न्योता किसने दिया था? तो दोस्तों इसका जो आंसर है, आंसर की में दे रखा है जो, वो है पुन्नी। पुन्नी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच थिंकर ऑफ द फॉलोइंग रोट द न्यू इंस्ट्रूमेंट एंड सेड नॉलेज इज पावर। मतलब कि ज्ञान ही शक्ति है, किसने कहा है ये बात? ये कहिए दोस्तों फ्रांसिस बैकन ने। और इनके बुक का नाम क्या है? द न्यू इंस्ट्रूमेंट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोडवाहो ए पॉलिटिकल वर्क इन प्राकृत इज रिटन बाय whom? गोडवाहो किसकी रचना है दोस्तों? ये है वाकपति की। वाकपति। और किससे संबंधित है ये? यशोवर्मन, जो कहाँ का राजा था? कन्नौज का। और जब इन्होंने गौड़
मतलब बंगाल विजिट किया था, उससे संबंधित लिख रखा है दोस्तों ये गोडवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्टल पोर्ट इन एंशिएंट इंडिया वाज फेमस फॉर पर्ल फिशिंग। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये पूछ रखा है संगम लिटरेचर से, और इसका जो आंसर है दोस्तों वो है कोरकई, कोरकई। और एक बात और कि ये सभी के सभी पोर्ट जो दे रखे हैं ये कहाँ पर हैं, ये दोस्तों कहाँ पे, तमिलनाडु में, यहाँ पर हैं दोस्तों ये सभी। और एक मेडू यहाँ पे हो गया, कावेरी पट्टनम भी यहीं पे है, कोरकई भी यहीं पे है, और किलादी यहाँ पे है। ये पोर्ट नहीं है दोस्तों, किलादी है जो, ठीक है। ये हो गया किलादी, और एक मेडू यहाँ पर है, और बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, name of the inscription which refers to Krishna approaching his mother Devaki after having slain his enemies। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो होगा भित्री इंस्क्रिप्शन। और ये किसकी इंस्क्रिप्शन है, ये है किसकी, स्कंद गुप्त की, स्कंद गुप्त, ठीक है। और इनका जो ये इंस्क्रिप्शन है इसमें 19 लाइन है दोस्तों, 90 लाइन्स। तो इसमें सिंपली ये कहा गया है कि अपने शत्रुओं का संहार करने के बाद समुद्रगुप्त अपनी माँ के पास ऐसे गए जैसे भगवान श्री कृष्ण उनके शत्रुओं का विनाश करने के बाद माता देवकी के पास गए थे। और ये आई थिंक लाइन कौन सी लाइन में लिख रखा है, 15। ओके, ये भी आप याद रख सकते हो। इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो आप एक बार भीतरी इंस्क्रिप्शन है जो उसको डिटेल में पढ़िएगा, आपको अच्छी लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द समृद्धि संग्रह बाय एन एनोनिमस ऑथर इज अ वर्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। समृद्धि संग्रह निम्नलिखित में किस विषय पर लिखी गई कृति है। तो दोस्तों ये लिखी गई है विधि और विधिक संस्थाएं, लीगल इंस्टीट्यूशन पर। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा थर्ड, विधि और विधिक संस्थाएं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a dating technique of archaeological remains। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, सोनार सेंसिंग टेक्निक है जो ये डेटिंग से संबंधित नहीं है। इसका ये है किससे संबंधित, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका जो यूज होता है दोस्तों वो रडार में होता है, और डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, किसके द्वारा, जो समुद्री जहाज होते हैं दोस्तों वहां पर ये जैसे सोनार का सेंसर होता है, तो यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलती हैं, और डिस्टेंस वगैरह स्पीड जो होती है इनकी कैलकुलेट करके निकल जाता है कि कितनी दूर क्या है जैसे। तो ये तो इससे बिल्कुल संबंधित नहीं है। बाकी तीनों की तीन जो हैं, सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये संबंधित है दोस्तों डेटिंग से, डेटिंग टेक्निक से, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, द प्लान ऑफ द टेम्पल इज समवट अनयूजुअल, इट्स ऑल a faces the sea। These additions go for account for the unusual though by no means unpleasing appearance of shore temple। दोस्तों शोर टेम्पल कहाँ पर है, ये है मामल्लपुरम में। विद नो विमान्स द अबव पैसेज डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर ऑफ दिस टेम्पल। बिल्कुल आसान दोस्तों, जो शोर टेम्पल है कहाँ पर है, मामल्लपुरम में। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। और दोस्तों ये टेम्पल कहाँ पर है, ये टेम्पल भी कहाँ पे है, तमिलनाडु में दोस्तों, ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल तट पर, ठीक है जी। तो हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, इस मंदिर का आयोजन कुछ असाधारण सी है, इसका तल समुद्र
इसका तलघर समुद्र के किनारे अवस्थित है, इसलिए स्वभावत मंदिर के अन्य भागों को इसके पीछे वाले हिस्से में रखा गया है। तो दोस्तों ये है मामलपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द imperial civilization may well have absorbed numerous contributions from various conquered people to understand and adopt a new culture. Who wrote the above passage? मतलब कि दोस्तों ये लाइन है जो सी किसी नई संस्कृति को समझने एवं उसे अपनाने हेतु डैश 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 साम्राज्यिक सभ्यता के विविध प्रकार के विनीत लोगों से प्राप्त हुए बहुत से उदाहरणों को समावेश किया जा सकता है। तो किस हिस्टोरियन ने कही है दोस्तों ये बात? ये कही है दोस्तों युवल नाओ हरारी। ये कहाँ के हैं? ये हैं इजराइल के। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following officers was not associated with the administration of cities in Mughal India? तो इसमें पूछ रखा है कि जो शहर का प्रशासन है दोस्तों उससे संबंधित कौन सा ऑफिसर नहीं है इन ऑप्शंस में। तो दोस्तों जो नाजिब है, नाजिब ये किससे संबंधित है? ये दोस्तों प्रोविंस से संबंधित है। प्रोविंस मतलब आप इसको राज्य के कुल मान सकते हो, ठीक है। और बाकी ये जो है काजी है, ये जुडिशियल वर्क है उनसे संबंधित है। मीर ए अदल ये भी जुडिशरी से संबंधित है दोस्तों, न्याय व्यवस्था से। कोतवाल है दोस्तों, ये जो किले होते थे उनकी देखभाल करता है दोस्तों कोतवाल। तो इसका जो आंसर आना चाहिए दोस्तों वो आएगा नाजिम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली सिटी इन इंडिया दैट कुड बी सेट इन द सेम क्लास एज दिल्ली अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता। मतलब कि इब्न बतूता के अनुसार भारत में दिल्ली की तरह समान वर्ग में रखे जा सकने वाला एकमात्र शहर था। तो दोस्तों कौन सा शहर था वो था दौलताबाद। दौलताबाद जिसको देवगिरी भी बाद में रीनेम कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्स द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ विजयनगर regime of the 16th century as feudal? मतलब कि 16वीं शताब्दी के विजयनगर शासन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को सामंती किसने कहा है? तो दोस्तों ये किसने कहा है? ये कहा एन काराशिमा ने। एन काराशिमा, इनके द्वारा ये बात कही गई है कि जो विजयनगर साम्राज्य का राजनीतिक अर्थव्यवस्था थी वो फ्यूडल थी, ठीक है दोस्तों। और फ्यूडल सिस्टम आप पता ही होगा आपको कहाँ पे डेवलप हुआ था? ये सबसे पहले यूरोप में। और इसमें क्या होता है? पहले होता है किंग। किंग कुछ लैंड देता है किंग को, नोबल्स को, और नोबल्स वो रेंट पर किसको देते हैं? पीजेंट्स को, किसानों को मतलब। और इस लैंड के बदले में नोबल्स किंग को लॉयल्टी प्लस आर्मी ये प्रोवाइड करते थे, ठीक है जी। और प्लस में टैक्स। ये था दोस्तों ऊपर ऊपर से फ्यूडल सिस्टम। और एन काराशिमा ने कहा है कि जो विजयनगर साम्राज्य है वो उसका जो अर्थव्यवस्था थी वो थी सामंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, whose assertion is that Shivaji's Swaraj was nothing but the replica of Vatan? किसका यह अभिकथन है कि शिवाजी का स्वराज कुछ भी नहीं था, केवल वतन की प्रतिकृति थी? तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट क्या रखी है, ये क्या रखी है किसने? आंद्रे विक ने, एंड्रे विंक। ओके गाइज, नेक्स्ट, द कंट्री इज फॉर द मोस्ट पार्ट वेल कल्टिवेटेड। मतलब कि देश का अधिकांश भाग अच्छी तरह से वृष्ट और बहुत उपजाऊ है। वहां सैनिकों की संख्या कितनी है? 11 लाख के आसपास है। तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट क्या रखी है ये किसके बारे में क्या रखी है? विजयनगर साम्राज्य के बारे में। और किसके द्वारा कही गई है? अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक। नेक्स्ट स्टेटमेंट, सॉरी क्वेश्चन,
The cities look attractive from a distance, but inside them all the splendor is lost in the narrowness of the streets and bustling of the crowds. The above comment about cities in Mughal India was made by। तो दोस्तों ये जो कमेंट है कि दूर से देखने पर शहर अत्यंत आकर्षक दिखाई पड़ते हैं, किंतु अंदर से उनके सभी की भव्यता गलियों के संकरेपने में भीड़ की आपाधापी में खो जाती है। तो ये स्टेटमेंट किसने की थी? फादर मोन्सरेट ने। फादर मोन्सरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। A woman cannot equate herself well as a ruler, for she is essentially deficient in intellect. The above comment is made by। मतलब कि कोई महिला एक शासिका के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर सकती है क्योंकि उसमें बौद्धिक रूप से पर्याप्त रूप में न्यूनता कमी पाई जाती है। मतलब कि कहने का अभिप्राय ये है कि उसका मतलब जो भी इसका राइटर है या फिर जिसने भी ये कोट किया है वो कह रहा है कि औरतों में बुद्धि कम होती है। ठीक है, और ये किसने कही है दोस्तों? ये कही है इसामी ने। इसामी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेनिंग टू विजयनगर स्टेट इज करेक्ट? मतलब कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में कौन सा जो कथन है वो सही दिया गया है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कॉल्ड राजा वाज अंडर ए सुपीरियर गवर्नमेंट ऑफिसर कॉल्ड प्रधान। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। जो काउंसिल होती थी मिनिस्टर्स की वो कहलाते थे प्रधान, और जो पीएम होता था वो कहलाता था महाप्रधान। ठीक है। द हेडक्वार्टर ऑफ ईच राज्य वाज कॉल्ड सीमा। दोस्तों ऐसा कहीं पे लिखा ही नहीं हुआ। द राज्यस वर इंपोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू यूनिट्स थ्रू आउट 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी मतलब कि आप देख सकते हो मुगल काल शुरू हो जाता है दोस्तों 16th सेंचुरी में। तो तब ये जो रेवेन्यू यूनिट होता था राज्य, तब ज़्यादा इतना यूज में नहीं था दोस्तों ये टर्म। तो ये गलत हो जाएगी। राज्यस वर क्रिएटेड बाय द रूलर्स ऑफ तुलवा डायनेस्टी। दोस्तों जो राज्य है वो बहुत पहले से ही क्रिएशन उनकी शुरू हुआ है। जैसे वैदिक काल में भी राज्य होते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो इसकी जो एकमात्र सही स्टेटमेंट हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट है। अगर आपको कुछ अलग आंसर पता हो इसका तो आप कमेंट में बता सकते हो मुझे, ताकि मुझे भी पता चले। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु शिफ्टेड द बहमनी कैपिटल फ्रॉम दौलताबाद टू गुलबर्गा? तो दोस्तों जो बहमनी कैपिटल थी दौलताबाद से गुलबर्गा किसने स्थानांतरित की थी? ये की थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह द्वारा। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द अकाउंट ऑफ मिनहाज ए सिराज which place is mentioned as शहर नाव? तो दोस्तों जो मिनहाज सिराज है उन्होंने मतलब किस शहर का उल्लेख शहर नाव के नाम से मतलब किया है? दोस्तों इन्होंने किया किसका है? किलो खेरी। किलो खेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? मतलब कौन सी स्टेटमेंट गलत है? द मोस्ट इंपोर्टेंट इन्वेंशन इन वीविंग threadless in a horizontal loom is first described in Miftah al-Fuzul compiled in Mandu। तो दोस्तों आपको क्या कहना है कि ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। जिसका आंसर होगा सही उसको मिलेगा कैश प्राइज। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका बिल्कुल सही आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में, और केवल जो फर्स्ट राइट कमेंट होगा उसे ही रिवार्ड दिया जाएगा। ओके, और आपको साथ में ऑप्शन के साथ में पूरा स्टेटमेंट लिखना है। ऑप्शन 1 दैट पूरी लाइन हिंदी में भी लिख सकते हो आप और इंग्लिश में भी। ठीक है जी, तो
नेक्स्ट क्वेश्चन, है हु इन ए लेटर एड्रेस टू द एम्परर मोहम्मद शाह प्लेडेड फॉर एबोलिशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ इजरा फ्रॉम द खालसा लैंड्स। मतलब कि किसने सम्राट मोहम्मद शाह से खालसा भूमि से हजारा प्रथा के उन्मूलन के लिए वकालत मतलब निवेदन किया था कि इसको समाप्त किया जाए। तो दोस्तों मुझे जो इसका आंसर मिला है वो मिला है शाह वली उल्लाह। अगर आपको इसका कुछ अलग से आंसर हो तो आप बता सकते हो वो भी। बाकी मैंने मतलब जब जैसे सर्च किया इसके बारे में तो इसका शाह वली उल्लाह दिया हुआ था। ठीक है, तो इसका फर्स्ट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिल्म पोर्ट्रेड ए फेज ऑफ सुभाष चंद्र बोस लाइफ एंड वर्क ऑफ आईएनए इन सिंगापुर। तो दोस्तों ये फिल्म थी पहला आदमी। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस सेट अप टू इंडियन नेशनल आर्मी हेडक्वार्टर्स इन। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सेना के दो मुख्यालयों की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो दोस्तों ये की गई थी, एक तो रंगून में की गई थी, आई थिंक रंगून एंड सिंगापुर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, और रंगून कहाँ पे है ये पता होना चाहिए आपको। रंगून है म्यांमार में, म्यांमार जिसको पहले बर्मा भी कहते थे। Who among the following was not a member of Indian Cinematograph Committee of 1927 से 28। दोस्तों इसका जो आंसर है वो है कर्नल एम स्मिथ, कि भारतीय चलचित्र समिति 1927-28 का सदस्य कौन नहीं था। कर्नल एम स्मिथ, बाकी सभी के सभी इसके मेंबर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, who said if history teaches any lesson to all it is that there are no historical lessons। मतलब कि यदि इतिहास में कोई सबक सिखाता है तो वह है कि मतलब इतिहास हमें कोई सबक सिखाता है तो वह है कि कोई ऐतिहासिक सबक नहीं होता। तो दोस्तों ये जो लाइन कही गई है ये कही गई है लूशियन फैब्रे के द्वारा, लूशियन फैब्रे, और ये एक पोस्ट मॉडर्निस्ट हिस्टोरियन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म मोनोस्पोनी। मतलब मोनोप्सोनी का अर्थ क्या है। दोस्तों ये सिंपल सा है कि जिसमें जो सेलर हैं सामान बेचने वाले उनकी संख्या ज़्यादा होती है दोस्तों, बहुत सारी, और जो बायर है खरीदने वाला वो केवल सिंगल होता है, फर्स्ट होता है दोस्तों। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा क्या, फर्स्ट। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्केट विद मैनी सेलर्स बट ओनली वन बायर हु इज इन पोजिशन टू डिक्टेट टर्म्स टू द सेलर्स। मतलब कि जो खरीदने वाला है वो बेचने वालों से कुछ अपनी मनमर्जी के काम करवा सकता है, मतलब रेट वगैरह को लेके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which committee was appointed to prepare a scheme for complete Indianization of officers in Indian Army। तो दोस्तों भारतीय सेना में अधिकारियों के पूर्ण भारतीयकरण हेतु योजना तैयार करने के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था। तो यह थी किचनर कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रेसिडेड द स्पेशल सेशन ऑफ हिंदू महासभा इन 1923। तो दोस्तों 1923 में हिंदू महासभा के विशेष सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये की थी दोस्तों किसने, लाला लाजपत राय ने। 1921 से लेकर 1931 तक लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष रहे थे हिंदू महासभा के। तो ऑब्वियस सी बात है उन्होंने ही इसका मतलब स्पेशल सेशन है उनको प्रेसिडेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। मतलब कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड ऑन 13th of December 96।
मुस्लिम लीग का गठन 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों ये। The aim of Muslim League was to promote among Indian Muslims feeling of loyalty towards British government. Yes, मुस्लिम लीग का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति भारतीय मुसलमानों में स्वामी भक्ति की भाव बढ़ाना था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों ये। The aim of Muslim League was to protect political and other rights of Indian Muslims. बिल्कुल सही है ये बात कि मुस्लिम लीग का जो उद्देश्य था वो मुसलमानों के हक और अधिकारों का संरक्षण करना था। स्पेशल, बस सही है। मुस्लिम लीग का उद्देश्य मुसलमानों की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं को उग्र एवं प्रतिशोध की भाषा में सरकार के समक्ष रखना था। ऐसा बिल्कुल नहीं था दोस्तों, इन्होंने बहुत आराम से अपनी बातें रखी थी और ये प्रो ब्रिटिश थे, प्रो ब्रिटिश। ठीक है दोस्तों, उग्र नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा शांति से, शांति से। तो ये स्टेटमेंट होगी गलत। फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, who established the Indian Association for Cultivation of Science in 1876? मतलब कि राष्ट्रीय उन्नति की कुंजी के रूप में वैज्ञानिक शिक्षा के संवर्धन हेतु 1876 में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की। ये की थी दोस्तों महेंद्र लाल सरकार ने। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों ये, आगे भी आया रखा है एक दो बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? मतलब कौन सा इसमें गलत कथन दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड नॉट मोर देन 28 जजेस। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है दोस्तों, पहले ही स्टेटमेंट गलत है क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस होते हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट हैज बोथ ओरिजिनल एंड एपलेट जुरिडिक्शन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब कि भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा एकल हस्तांतरणीय विधि समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है। 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की बुक अगर आपने पढ़ी है तो ये बिल्कुल आप ठीक क्लिक कर सकते हो दोस्तों इसको। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में इसके नागरिकों को 10 मौलिक अधिकार दिए, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। पहले केवल फंडामेंटल राइट थे, बाद में ऐड किए गए थे फंडामेंटल ड्यूटीज। तो बस ये पहले स्टेटमेंट है दोस्तों, यही गलत है, बाकी सारे सही हैं। Who conquered Kashmir from the Afghans in 1819? 1819 में अफगानों से कश्मीर किसने जीता था दोस्तों? ये जीता था जी रंजीत सिंह द्वारा, राजा रंजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, which out of the following is not correct? ओके, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो गलत दी गई है। सीता बल्दी का युद्ध अंग्रेजों और अप्पा साहब भोंसले की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। सही स्टेटमेंट है दोस्तों ये। पेशवा बाजीराव टू ने पूना की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ये भी सही है जी। दौलत राव सिंधिया ने अंग्रेजों के साथ ग्वालियर में संधि करी। ये भी की थी दोस्तों हारने के बाद। जनरल स्मिथ के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना ने लसवारी के युद्ध में बापू गोखले को पराजित किया था। बापू गोखले को नहीं किया था दोस्तों, किसको किया था? सिंधिया को, सिंधिया को। ठीक है जी। और इसमें मतलब हारे थे मराठा, हारे थे। और ये जो लसवारी का युद्ध है दोस्तों, ये किसका पार्ट था? द्वितीय अंगल मराठा युद्ध का, द्वितीय अंगल मराठा युद्ध का पार्ट था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, तो ये जो स्टेटमेंट है फोर्थ, ये हो जाएगी गलत, बाकी सारी के सारी सही है। तो इसका आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन। विद हुज स्पीच द फिल्म ब्रांडची बटली और ब्रांडी की बोतल 1939 बिगिंस। तो दोस्तों ये किस मतलब किस स्पीच के साथ शुरू होती है फिल्म है जो, ये शुरू होती है दोस्तों सरदार पटेल। ये जो मतलब स्पीच का पार्ट है ये था, इन्होंने दिया था शराबबंदी के ऊपर, शराबबंदी के ऊपर।
ठीक है जी, तो इसका स्टेटमेंट आएगा मतलब 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not correct about fifth report which was on the administration and activities of the East India Company। तो जो फिफ्थ रिपोर्ट थी दोस्तों, जो संबंधित थी एडमिनिस्ट्रेशन